जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत की बढ़ती ताकत से घबराया पाकिस्तान। तो पीओके में चीनी सैनिकों की कर दी भारी तैनाती, दोस्तों बढ़ा दी भारत की टेंशन। बताएंगे आखिर इतना बड़ा कदम पाकिस्तान ने उठा कैसे लिया, कैसे उसने जुर्रत दिखाई है इतनी बड़ी। तो वहीं आपको बताएंगे भारत तुम्हारी मौत आ रही। जी हाँ, 20 सालों बाद जैश आतंकी अजहर ने दे दिया भारत को बहुत बड़ी धमकी। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पर भी उगला इसने जहर। इतना ही नहीं, बाबरी मस्जिद को लेकर भी दिया है इसने बयान। इस मुद्दे पर खुल गई पाकिस्तान की पोल। तो वहीं आपको बताएंगे बांग्लादेश की ऐसी औकात, नेता कर रहे दो भारत करने की बात। जी हाँ, ग्लोबल मीडिया से निपटने का भी हो रहा है इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे महाराष्ट्र में फिर एक बार फडणवीस की सरकार। ऐतिहासिक आजाद मैदान में कौन कौन नेता ले सकते हैं किन किन पदों पर शपथ, क्या हुआ गृह मंत्रालय का, कैसे अचानक मान गए शिंदे, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत की बढ़ती ताकत से घबराया पाकिस्तान। पीओके में चीनी सैनिकों की तैनाती, बढ़ा खतरा। जी हाँ, भारत ने हाल के दिनों में मिसाइलों, ड्रोन से लेकर कई तरह के वेपन सिस्टम टेस्ट किए हैं। इनसे पाकिस्तान घबरा गया और उसने चीन से मदद मांगी है। खबर है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन के लगभग 11,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। जी हां, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी कमजोर रणनीति को छुपाने और सुरक्षा की आड़ में चीन की मदद ली है। ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 11,000 चीन के सैनिकों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में तैनात किया हुआ है। ये तैनाती मुख्य रूप से सीपीईसी कोहला पावर प्रोजेक्ट और आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा के नाम पर की गई है। वहीं कई हजार सैनिक और बढ़ाने की बात जारी है ताकि पाकिस्तान में चल रहे चीन के विभिन्न प्रोजेक्ट की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जी हां, सूत्रों के मुताबिक पीओके में चीनी सेना की मौजूदगी केवल इन प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़े सुरक्षा खतरे का संकेत है। चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग ने क्षेत्रीय स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, पाकिस्तान में इन दिनों चीन और पाकिस्तान के बीच साझा सैन्य अभ्यास वॉरियर 8 चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभ्यास का असली मकसद चीन के पाकिस्तान में चल रहे प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब ऐसे में पीओके में चीनी सैन्य तैनाती भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा का विषय है। एलओसी के पास बढ़ती चीनी सैन्य मौजूदगी भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीति को चुनौती दे सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस स्थिति का गहराई से विश्लेषण करके सतर्कता बरतनी चाहिए। पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ता ये सैन्य गठजोड़ न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है बल्कि भारत के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन चुका है। आने वाले समय में भारत को इस पर रणनीतिक और सशक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की लगातार बढ़ती ताकत को देखकर पाकिस्तान और चीन में जो हड़कंप मचा है दोस्तों, अब नया नया ये लोग भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं और 11,000 चीनी सुरक्षा बलों को अपने देश में पीओके के हिस्से में तैनात करने की कोशिश में जुटा हुआ है पाकिस्तान। दोस्तों इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां भारत तुम्हारी मौत आ रही। जी हाँ, 20 सालों बाद जैश आतंकी अजहर ने दिया भाषण। पीएम मोदी पर भी उगला जहर। दोस्तों दुनिया भर में आतंकवाद को फैलाने के लिए कुख्यात पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर से उजागर हो गया है। जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन का प्रमुख मसूद अजहर ने 20 सालों बाद पहली बार अपना पहला संबोधन दिया है। इस भाषण में मसूद अजहर ने भारत और इजराइल के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ जमकर जहर उगला और दोनों देशों के खिलाफ नए सिरे से जिहादी अभियान चलाने की कसम खाई है। हालांकि जैश-ए मोहम्मद ने यह जानकारी नहीं दी कि मसूद अजहर ने भाषण कब और कहां दिया था, लेकिन आतंकी के खुलेआम वीडियो सामने आने के बाद पड़ोसी की आतंकवाद पर पोल खुल गई है। जैश-ए मोहम्मद अपनी बातों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाता है, जिस पर मसूद का यह वीडियो शेयर किया गया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक समय समय पर मसूद और अन्य आतंकियों के पुराने वीडियोस पोस्ट किए जाते रहते हैं। इस बार के वीडियो के नए होने की इसलिए पुष्टि की गई है क्योंकि इसमें उसने इजराइल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध का भी जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि ये वीडियो हाल फिलहाल का है। भारतीय इंटेलिजेंस अफसर ने बताया कि यह भाषण संभवतः पिछले महीने के आखिरी में पाकिस्तान के बहावलपुर के बाहर 1000 एकड़ में फैले उस्म उल कुरा मदरसा और मस्जिद परिसर में दिया गया था। दोस्तों भाषण के दौरान अजहर ने लोगों से आतंकी संगठन में शामिल होने की बात कही, जिसके बाद वहां मौजूद आतंकियों ने तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। मसूद समय समय पर भारत तुम्हारी मौत आ रही है जैसे भी नारे लगाता रहा। इतना ही नहीं, उसने भाषण के दौरान कहा कि अल्लाह और जिहाद के वचन पर विश्वास न करने वाले भयभीत शासकों ने हमें कश्मीर, फलस्तीन और अन्य मुस्लिम भूमि पर हार की ओर धकेला है। कुछ भी बदल नहीं सकता और अमेरिका दुनिया पर राज करेगा। आतंकी ने भारतीय
पीएम मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर जहर उगलते हुए कहा, मुझे शर्म आती है कि मोदी जैसा कमजोर व्यक्ति हमें चुनौती देता है या नेतन्याहू जैसा चूहा हमारी कब्रों पर नाचता है। मुझे बताओ क्या 300 लोग भी नहीं है जो मेरी बाबरी मस्जिद को वापस पाने के लिए लड़ सके। दोस्तों, भारत को धमकी देते हुए आतंकी मसूद ने आगे कहा कि हम तुम सभी को इतनी शक्तिशाली बंदूकों के साथ कश्मीर भेजेंगे कि सभी टेलीविजन एंकर कांप उठेंगे और पूछेंगे कि ये हथियार कहां से आए। दोस्तों, इतनी बड़ी धमकी दी है इस मसूद अजहर ने, जिसने वाकई में पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है कि आज भी मसूद अजहर जेल से बाहर है। जी हाँ, इससे आप क्लियर अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान मसूद अजहर या हर एक वो संगठन जो आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है उनका इस्तेमाल भारत में दहशत फैलाने के लिए करता है, यानी कि भारतीय सेनाओं को दहलाने, भारतीय लोगों को जान से मारने का एजेंडा लेकर इन आतंकवादियों को पाकिस्तान की सरकार खुद भेजती है और पाकिस्तानी आर्मी भी इनमें मिली हुई है, इसमें नो डाउट। अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी मिली हुई है आतंकवादियों के साथ में, तो इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों आपने तो जरूर लाइक करिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके, और कमेंट में आतंकिस्तान लिखना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, ISIS खोरसान ने तालिबान के साथ भारतीय राजनयिक की मुलाकात की तस्वीर कर दी प्रकाशित, बताया इसको शर्मिंदा। जी हाँ, ISIS खोरसान ने अपनी प्रोपेगेंडा मैगजीन वॉइस ऑफ खोरासन ने तालिबान के रक्षा मंत्री के साथ एक भारतीय राजनयिक की तस्वीर प्रकाशित कर दी और इस तस्वीर में तालिबान के गैर मुस्लिमों के साथ सहयोग की निंदा की है। अफगानिस्तान में तालिबान और ISIS खोरसान आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इस्लाम विरोधी होने के दावे भी कर रहे हैं। तालिबान का दावा है कि ISKP के लड़ाकों ने पाकिस्तान में शरण ली हुई है और वहीं से हमले कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान राज में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पूरी छूट मिली हुई है। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश की इतनी औकात वहां के नेता कर रहे हैं, भारत को 2 भाग में करने की बात बता दें। ग्लोबल मीडिया से निपटने का भी हो रहा है इंतजाम। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार और 3 हिंदू भक्षियों की गिरफ्तारी की खबरों के बीच सरकार में शामिल छात्र नेताओं ने अपने भारत विरोधी रुख को और तेज कर दिया है। कार्यवाहक सरकार के सूचना सलाहकार नाहिद इस्लाम ने 2 भारत का हवाला दिया और भारत में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हैं। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक के बाद छात्र नेताओं ने बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरवाद के बढ़ने के चित्रण का मुकाबला करने के लिए एक मीडिया सेल स्थापित करने की योजना की घोषणा की। मंगलवार को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के नेताओं की मुलाकात के बाद ये नया कथानक और प्रस्ताव सामने आया है। जी हाँ, ढाका के न्यूज़पेपर प्रोथोम ओलो की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के बाद छात्र नेताओं ने यह भी कह दिया कि उन्होंने अवामी लीग सरकार से भारत के साथ किए गए सभी समझौतों का खुलासा करने की मांग की है। मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक के दौरान ही बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा कि भारतीय सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग और हिंदुत्ववादी ताकतें विभाजनकारी राजनीति और बांग्लादेश विरोधी बयानबाजी में संलग्न हैं। यानी कि दोस्तों, नाहिद ने भारतीयों को 2 वर्गों में बांटने की कोशिश की, वो भी बहुत बड़ी चतुराई से। जी हाँ, तो उधर मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं पर अत्याचार को बता दिया प्रोपेगेंडा और कह दिया कि भारत को करना होगा शेख हसीना का प्रत्यर्पण। जी हाँ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के शासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की सरकार ने देश के संवैधानिक और न्यायिक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यूनुस ने यह बयान जापानी अखबार निक्केशी एशिया को दिए एक इंटरव्यू में दिया। 84 वर्षीय यूनुस ने कहा कि देश में आम चुनाव तभी होंगे जब संवैधानिक और न्यायिक सुधार पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें अर्थव्यवस्था, शासन, नौकरशाही और न्यायपालिका में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक बार कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भारत को शेख हसीना को सौंपना ही होगा। तो उधर ब्रिटिश सांसद ने कह दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, विदेशों में भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा गरमाया हुआ है। ब्रिटेन के सांसदों ने मंगलवार को बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों और धार्मिक नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर गंभीर चिंता जताई। कंजरवेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने इस हिंसा को हिंदू समुदाय के खिलाफ जातीय सफाई की कोशिश करार दिया। उनका कहना था कि शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बहस के दौरान ब्लैकमैन ने कहा कि इस समय बांग्लादेश में हिंदू समुदाय अपनी जलती हुई मकानों, लुटे हुए व्यापारों और गिरफ्तार धार्मिक नेताओं को लेकर जूझ रहा है। हाल ही में 2 पुजारियों को गिरफ्तार किया गया और 63 संतों को बांग्लादेश में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए ये भी कहा कि ये हिंदू समुदाय के खिलाफ जातीय सफाई की एक साजिश हो सकती है। जी हाँ, ब्लैकमैन ने ब्रिटिश विदेश मंत्री कैथरीन वेस्ट से आग्रह किया है कि वो बांग्लादेश में
धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे जानबूझकर उत्पीड़न की कड़ी निंदा करे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे विदेशों में भी अब लोग हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में उतर आए हैं। जी हाँ, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इन कट्टरपंथियों को सजा तो मिलनी ही चाहिए और भारत को बड़ा एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर के यूनाइटेड नेशन में जाकर के केस दर्ज करवाए या फिर डायरेक्ट बांग्लादेश से पंगा लेकर के अल्पसंख्यकों को बचाया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट में शेयर करना मत भूलेगा, लेकिन मेरा भारत महान कहना बिल्कुल मत भूलना। तो अगली खबर की बात करें, जहां इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर यूनुस सरकार को अमेरिका ने भी बड़ी नसीहत दे दी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के संदर्भ में कहा कि सरकारों को कानून के शासन और अल्पसंख्यकों के बुनियादी अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पटेल से पूछा कि ब्रिटिश सांसद बैरी गार्डिनर और प्रीति पटेल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर ब्रिटेन की संसद में चिंता जताई है और 2000 से अधिक हिंसक घटनाओं का जिक्र किया है। पत्रकार ने कहा कि ब्रिटिश सांसदों ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सुरक्षा, कानून व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ तत्काल चर्चा की मांग की। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने लिखा पत्र, कहा बंद होना चाहिए अन्याय। जी हां, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं के खिलाफ अन्याय और हमलों को रोकने के लिए कहा है। उन्होंने एक खत में लिखा कि एक विश्वसनीय पड़ोसी, बांग्लादेश के करीबी सहयोगी और साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में मैं बांग्लादेश के वर्तमान प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से अपेक्षा करता हूं कि वो हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह के अन्याय को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बेदाग रहे। वहीं बता दें, अगले हफ्ते भारत के विदेश सचिव जा सकते हैं ढाका। क्या उनके ढाका जाने से हिंदुओं पर हो रहे हमले रुक पाएंगे? बता दें, अगले सप्ताह विदेश सचिव स्तर की बैठक के लिए बांग्लादेश का दौरा कर सकते हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री, सरकारी समाचार एजेंसी BSS के अनुसार विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच निर्धारित विदेश सचिव स्तरीय वार्ता 9 या 10 सितंबर को ढाका में होगी। शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद 8 अगस्त को अंतरिम सरकार बनने के बाद ये किसी वरिष्ठ भारतीय सरकारी अधिकारी की बांग्लादेश की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दे, जहां ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को दिया खुला ऑफर, कहा कनाडा को बना दो अमेरिका का 51वां राज्य। जी हां, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद इन देशों के बीच व्यापार संबंधों को लेकर हलचल बढ़ गई है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान ट्रंप ने ट्रूडो को सुझाव दिया कि कनाडा अगर इन मुद्दों को हल नहीं कर सकता तो वो अमेरिका का 51वां राज्य बनने पर विचार करे। ट्रंप के इस बयान के बाद दोनों देशों के संबंधों पर नई बहस छिड़ गई। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ट्रूडो को साफ शब्दों में कहा कि कनाडा सीमा मुद्दे और व्यापार घाटे को ठीक नहीं कर सकता तो हम कनाडा के उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। इस पर ट्रूडो ने ट्रंप को मनाने की कोशिश की। ट्रूडो ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कनाडा की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, तो क्या आपका देश अमेरिका को चूना लगाने के लिए बना है? ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो से कह दिया कि कनाडा का अमेरिका के साथ $100 बिलियन का व्यापार घाटा है, इसे खत्म करना ही होगा वरना हम कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कनाडा चाहे तो अमेरिका का 51वां राज्य बन सकता है, हम जस्टिन ट्रूडो को उसका गवर्नर बना देंगे। इस पर ट्रूडो ने कहा नहीं, प्रधानमंत्री का पद बेहतर है। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद जस्टिन ट्रूडो सख्ते में आ गए, चौंके। उन्हें समझ ही नहीं आया आखिर वो किस बात का जवाब बैठे, आखिर उनको हो क्या गया। दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद आप एक चीज तो कह सकते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बेबाक तरीके से जवाब देते हैं। वो मन में कोई बात नहीं रखते, जो होता है मुंह पर कह देते हैं। जैसे कनाडा को भी कहा है कि 51वां राज्य बन जाओ तुम अमेरिका का। तो वहीं आपको बता दे, एक हमले में 14 ठिकाने होंगे तबाह। जी हां, भारत की अग्नि 5 मिसाइल पर रूस के खुलासे से टेंशन में पाकिस्तान और चाइना। दोस्तों, रूस लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में संघर्ष कर रहा है। इस दौरान रूस सेना ने यूक्रेन पर कई खतरनाक और बेहद ताकतवर हथियारों से हमला किया है, जिससे यूक्रेन में खूब तबाही हुई है। वही हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के साथ युद्ध में ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल रशिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM में इस्तेमाल होने वाले MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल मिसाइल तकनीक का प्रदर्शन करके युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। हाल ही में रशिया ने यूक्रेन पर MIRV तकनीक से लैस एक ICBM लॉन्च कर दी। इस नई मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि इसे किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से
रोका नहीं जा सकता। लेकिन रशिया के इस कदम ने अनजाने में भारत की अग्नि 5 की ताकत का भी खुलासा कर दिया है। बता दें कि अग्नि 5 से लैस भारत सिर्फ 10 सेकंड में अपने दुश्मनों के लिए मचा सकता है कोहराम दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें इस राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा बीफ दोस्तों। असम की सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल असम के रेस्टोरेंट या होटलों में गोमांस परोसे जाने पर बैन लगा दिया गया है। इसे लेकर हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि असम में हमने फैसला किया है कि किसी भी रेस्टोरेंट या फिर होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा और साथ ही से किसी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक स्थान पर भी नहीं परोसा जाएगा। इसलिए आज से हमने होटल और रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। पहले हमारा फैसला मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक लगाने का था, लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया है कि आप इसे किसी भी सामुदायिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्टोरेंट में नहीं खा पाएंगे दोस्तों। उन्होंने इस दौरान कहा कि असम में गौ हत्या को निषेध करने के लिए हम कानून लाए थे, जिससे 3 साल हो चुके हैं। इस कानून के जरिए हमें गौ हत्या में काफी सफलता मिली है। अब हमने ये फैसला लिया है कि किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में गोमांस सर्व नहीं किया जाएगा और न ही किसी सार्वजनिक फंक्शन में इसके शामिल होने पर रोक रहेगा। जी हाँ, ऐसे में अगर आप भी हिमंता बिश्व शर्मा के इस फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है हमारे वीडियो को तो कृपया करके लाइक का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। अगली खबर की बात करें, जहां नहीं चला आपातकाल का दांव, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद में पेश दोस्तों। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ का फैसला भले ही रद्द हो गया हो, लेकिन राष्ट्रपति यून सुक योल की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति यून के इस्तीफे और महाभियोग की मांग को लेकर सैकड़ों विपक्षी सांसद और पार्टी सदस्य बुधवार को नेशनल असेंबली के सामने इकट्ठा हुए थे। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहाप के मुताबिक राष्ट्रपति यून सुक योल के चीफ ऑफ स्टाफ सहित कैबिनेट के कई शीर्ष सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट के 12 मंत्री इस्तीफा सौंप चुके हैं। कई अन्य शीर्ष नेताओं ने भी इसके इस्तीफे की पेशकश की है। मार्शल लॉ के फैसले का सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि कैबिनेट के ही नेता भी विरोध कर रहे हैं। उनकी पार्टी पीपुल्स पावर पार्टी के बड़े नेता डॉन हान डोंग हुन के इस फैसले को गलत बताते हुए मुख्य विपक्षी नेता जी म्यूंग से हाथ मिला लिया है। वहीं आपको बता दें, अडानी डिफेंस ने नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंप दिया। एडवांस्ड विमान करेंगे समुद्री निगरानी को मजबूत दोस्तों। अरबपति गौतम अडानी के स्वामित्व वाले अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 स्टार लाइनर निगरानी ड्रोन सौंप दिया है। इससे समुद्री क्षेत्रों में निगरानी करने और समुद्री लुटेरों के जोखिम को कम करने के लिए भारत की समुद्री सेना की क्षमता बढ़ेगी। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि दृष्टि 10 भारतीय नौसेना को विशाल समुद्री क्षेत्रों पर निगरानी करने की बेजोड़ क्षमताएं प्रदान करता है। इसके साथ ही ये एक ऐसा मानव रहित विमान है जो समुद्री निगरानी के साथ साथ टोही उपकरण के तौर पर भी कार्य कर सकता है। दूसरे मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी को नौसेना के समुद्री अभियानों में शामिल करने की प्रक्रिया गुजरात के पोरबंदर में शुरू की गई है। वहीं बता दें, अमेरिका के एक फैसले ने ईरान को दे दिया बड़ा झटका, उधर भारत पर भी हो सकता है इसका असर। जी हाँ, अमेरिका ने अपने एक फैसले से दुश्मन देश ईरान को सबसे बड़ा झटका दिया है। जो बाइडेन के प्रशासन ने ईरान के तेल का अन्य देशों में परिवहन करने वाली 35 कंपनियों और जहाजों पर मंगलवार को प्रतिबंध लगा दिया। इससे ईरान में खलबली मच गई है। अमेरिका के इस फैसले का असर तेहरान के साथ साथ भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जिन 35 कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है उनमें भारत की भी 2 कंपनियां शामिल है। इनका नाम फोनिक्स का प्रबंधन और संचालन करने वाली विजन शिप मैनेजमेंट LLP और टाइट शिपिंग मैनेजमेंट यानी OPC प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। तो वहीं आपको बता दें, नेपाल और चीन ने BRI पर क्या बड़ा समझौता, भारत पर क्या पड़ेगा इसका विपरीत असर बता दें। नेपाल में KP शर्मा ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार वहां की सरकार बढ़ावा दे रही है। ताजा मामले में नेपाल और चीन के बहुप्रतीक्षित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सहयोग मसौदा को पूरा कर लिया गया है। दोनों देशों ने BRI समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर किया। इस समझौते से BRI परियोजनाओं के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। वहीं भारत के लिए रणनीतिक रूप से चीन और नेपाल के बीच ये BRI समझौता बड़ा झटका है। भारत हमेशा से चीन के BRI प्रोजेक्ट का विरोधी रहा है। वहीं इस समझौते पर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। वहीं बता दें, FBI चीफ बनने से पहले ईरान के निशाने पर क्यों आए काश पटेल, ताबड़तोड़ साइबर अटैक। जी हाँ, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई सरकार में भारतीय मूल के काश पटेल को खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया डायरेक्टर नामित किया। वो ट्रंप के राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करने के बाद अपना पदभार संभालेंगे, लेकिन उससे पहले ही ईरान ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया है। ईरानी साइबर हैकरों ने उनके संचार
संचार साधनों पर कई बार लगातार ताबड़तोड़ साइबर हमले किए हैं। फिलहाल FBI ये आकलन करने में जुटी है कि ईरान समर्थित हैकरों के साइबर अटैक में पटेल से जुड़े डेटा या अन्य संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचा है। वही बता दें, महाराष्ट्र में फिर फडणवीस की सरकार। ऐतिहासिक आजाद मैदान में कौन कौन नेता ले सकते हैं शपथ। दोस्तों बता दें, देश की आजादी का गवाह रहे आजाद मैदान पर एक और इतिहास बनने जा रहा है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार के मुखिया आज शाम 5 बजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई और मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। समारोह में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के 30 से 35 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में देश की कई सारी नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। समारोह में तीनों दलों के 40,000 कार्यकर्ता, पदाधिकारी, साधु संत सहित 2,000 अति विशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे। जी हाँ, इससे पहले बुधवार को विधान भवन में बीजेपी कोर टीम की बैठक हुई। इसके बाद सेंट्रल हॉल में केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने विधायक दल के नेता के रूप में फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। कुछ देर बाद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने का ऐलान किया। उस वक्त विधान भवन का सेंट्रल हॉल नारों से गूंज उठा। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस सीएम तो बनेंगे लेकिन बीजेपी के पास ही रहेगा गृह मंत्रालय भी। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है बीजेपी पार्टी के लिए। ऐसे में आपके हिसाब से दोस्तों कौन होना चाहिए था महाराष्ट्र का सीएम? क्या फडणवीस ही सबसे बेस्ट सीएम साबित होंगे महाराष्ट्र के लिए? आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, कुल्लू में बाढ़ से आजाद हुए अग्नि और वायु चेता सीएम मोहन ने कहा, देश और प्रदेश की धरोहर है ये। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क को अग्नि और वायु नाम के 2 चीतों की सौगात मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि एशिया और भारत से 100 साल पहले लुप्त हुए चीते को आज हमारे द्वारा खुले बाढ़ में छोड़ा गया है। तो वहीं आपके लिए बहुत जरूरी खबर दोस्तों, अगर आप भी मोबाइल फोन चलाते हैं, सिम में रिचार्ज करवाते हैं तो रिचार्ज प्लान पर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। क्यों कम कीमत वाले रिचार्ज पर कर दिया साफ मना। दोस्तों सरकार की तरफ से मोबाइल रिचार्ज प्लान पर बड़ा बयान दिया गया है। सरकार का कहना है कि वो नॉन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अलग प्लान लाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को बाध्य नहीं कर सकती है। अभी आपको सिम कार्ड यूज करने पर एवरेज 200 रुपए खर्च करने होते हैं। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और कुछ डेटा दिया जाता है, लेकिन इसका लाभ देश में हर कंज्यूमर को नहीं मिलता। स्पेशल प्लान के लिए कुछ पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अभी इस बारे में विचार नहीं किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों आपको हम समझा दें, जैसे कि कोई व्यक्ति नॉन स्मार्टफोन यानी कि ऐसा स्मार्टफोन यूज कर रहा है जिसमें इंटरनेट नहीं चलता हो, छोटा सा कीपैड फोन हो, लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर को वो रिचार्ज करना पड़ता है जिसमें इंटरनेट भी मिलता है। ऐसे में कस्टमर इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाता और कंपनी का फायदा हो जाता है। ऐसे में रिक्वेस्ट दी गई थी कि नॉन स्मार्टफोन्स के लिए अलग से रिचार्ज होना चाहिए जो कम रेट का होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इस पर सिंधिया ने बिल्कुल मना कर दिया, कह दिया कि हम कंपनियों को बाध्य नहीं कर सकते इस पर। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या आपकी भी ये समस्या परेशानी है जिनके पास नॉन स्मार्टफोन से बताना मत भूलिएगा। दोस्तों बहरहाल इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट में बताते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।